जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और साथियों, अगर आप इसमें से 25 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज जो है वो निम्नलिखित में कौन है। तो आप बता के चलोगे भैया क्षय रोग जो है ना, ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। और हम लोग विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक है। यहां पे बताना है कि निम्न में कौन सा जीव है जो प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक पूछेगा तो हम लोग बैक्टीरिया बता के चलते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जीव यहां पे प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है। प्रोटिस्टा जगत का सदस्य कौन सा जीव हो जाएगा? 3 नंबर सवाल में यहां पे अमीबा बता के चलेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको पता होना ही चाहिए। देखो यहां पे प्रश्न क्या है, पूछा जा रहा है कि जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था। जीवित कोशिका का अवलोकन जो है ये एवी ल्यूवेनहॉक ने किया था, जिसे हम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताइएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका का सिद्धांत भैया इसका प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। 6 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। एक एक प्रश्नों को रट लो, क्योंकि पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है मेरे भाई किस पदार्थ की बनी होती है। तो सेल्यूलोज की। क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई आप लोग क्लास को देख लेते हो, लाइक करना भूल जाते हो, तो एक बार क्लास को लाइक कर दो। पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि निम्न में कौन सा कथन है जो सही है। सही कथन तो आपको बताना है। तो भैया पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो कि पौधों में भोजन का संचय मुख्यतः किस ऊतक में होता है। पौधों में भोजन का जो संचय है वो किस रूप में होता है। तो ये पैरेनकाइमा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पे पैरेनकाइमा ऊतक में होता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 10 नंबर सवाल है कि पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता। तो जल का परिवहन आप लोग जाइलम याद रखो। अगर भोजन का परिवहन पूछेगा तो फ्लोएम याद रखो। बस दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे प्रश्नों को देखिए कि जाइलम एवं फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक यहां पे हैं, बताइएगा। जाइलम और फ्लोएम जो है ये किस प्रकार का ऊतक है। ये है जटिल अस्थाई ऊतक। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 12 का बता दो आप लोग। यहां पे प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा। बस मेरे प्यारे भाई क्लास को लाइक करते चलो, हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे, ये हमारी गारंटी है। देखो शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो मस्तिष्क का आप लोग जानते हो सेरिबेलम होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहां पे है कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो कौन सा यहाँ पे पोषक तत्व प्रदान करता है, बताइएगा। तो ये बता के चलोगे भैया वो वसा होता है, फैट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला ये प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की
की कमी से रतौंधी वाला रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला ये प्रश्न है कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं कि प्रोटीन का पाचन मुख्यतः किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन के द्वारा होता है। अगला बता के चलो मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि दूध में प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है? तो दूध में जो प्रोटीन होता है उसे कैसीन नामक प्रोटीन कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। निम्नलिखित में कौन है जो सही सुमेलित है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये सही बात है। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है, लेकिन बेरी बेरी है तो ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग जो फैलता है मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, डेंगू रोग किस प्रकार के मच्छर से फैलता है? भैया डेंगू वाला जो रोग है ना, ये फैलता है एडीज यहाँ पे मच्छर के कारण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। प्रश्न ये है कि बीसीजी का टीका किस रोग की यहाँ पे रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ये ट्यूबरकुलोसिस के रोकथाम के लिए। और टीबी से प्रभावित अंग जो होता है मेरे भाई वो फेफड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव करता है? तो डीपीटी का जो टीका है मेरे भाई डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो बताओ 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एंटीबायोटिक दवाएं मुख्यतः किसके विरुद्ध प्रभावी होती है? तो ये बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकती है। इसका मतलब है कि जीवाणु के संक्रमण को ये रोकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था मेरे भाई। चलो बताओ यहाँ पे क्या है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है मेरे भाई ये किस कोशिकांग में होता है? तो ये होता है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला ये प्रश्न है कि पौधों द्वारा बनाया गया अतिरिक्त भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? पौधों द्वारा बनाया गया अतिरिक्त भोजन जो है मेरे भाई ये किस रूप में संग्रहित होता है? तो ये होता है स्टार्च के रूप में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लास को मेरे भाई लाइक करते हुए चलिएगा आप लोग जितने साथी देख रहे हो। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान है वो रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा होता है। चलिए यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पे डीएनए है। हर्षे एवं चैस का प्रयोग है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बता दो कि डीएनए की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो डीएनए की जो मूल इकाई है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर कौन सा है? तो खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर है उत्पादक। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइएगा ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ये किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अधिक उत्तरदायी है? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये CO2 होता है। क्या? बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो यहाँ पे कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो SO2 और NO2 के कारण होती है। वर्षा जल का pH वैल्यू जब 5.6 से कम होता है तो ये अम्ल वर्षा कहलाने लगता है। अगला प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसका नाम होता है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि
कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं। इसी तरह से आ सकता है कि हम लोग विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 4 फरवरी को। इसी तरह आ सकता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। अगर पूछ देगा विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये 11 जुलाई को मना के चलते हैं मेरे भाई, ये सब आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 28 फरवरी को। अगर आपसे पूछ देगा कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को। और यहां पे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। प से पर्यावरण और प से 5 याद रख लो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका सूत्र होता है CCl2F2 होता है, और इसका दुष्प्रभाव जो है ओजोन परत का क्षय है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा जैव उर्वरक है, कौन सा है मेरे भाई, बायो फर्टिलाइजर, तो यहाँ पे राइजोबियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और आज के क्लास का यहाँ पे लास्ट सवाल है कि गोल्डन राइस किस पोषक तत्व से समृद्ध बनाया गया है, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। 40 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अब मेरे प्यारे प्यारे भाई कमेंट करके बताइएगा 40 में आपका कितना सही हुआ, और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। और सभी साथी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार जुड़ रहे हो तो। मिलते हैं अगले क्लास में।